बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आज यौम तकबीर है, यानी आज के दिन में पाकिस्तान ने 27 साल पहले एटमी धमाके किए थे भारतीय एटमी धमाकों के मुकाबले में। ये क्लेम किया जाता है PMLN की जानिब से कि ये एटमी धमाके मियाँ नवाज शरीफ ने किए थे, और ये कहा जाता है कि ये एटम बम मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया था, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आज मैं कुछ तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, और ये उस आदमी की कही हुई बातें हैं जो मोहसिन पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, और जिस अकेले आदमी ने एक पूरा सिलसिला खड़ा किया। वो एक साइंटिस्ट था, उसने अपने साथ लोगों को मिलाया, इंजीनियर्स को मिलाया, और फिर उसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। इसके लिए सरमाया जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने फराहम किया। ये सिलसिला शुरू हुआ जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में। 1971 में जब पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई, तो फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने रब्ता किया जुल्फ़िकार भुट्टो साहब से, और उनसे कहा कि मैं पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना सकता हूँ। क्योंकि देखिए, उस वक्त भारत एटमी कुव्वत बन चुका था और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनना था, तो उन्हें सरमाया फराहम किया गया। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की जानिब से सहूलियात फराहम की गई, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और जुल्फ़िकार भुट्टो ने मिलकर एटमी कुव्वत पाकिस्तान को बनाने का आगाज़ किया। और इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर AQ खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क, गरीब मुल्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे। लोग मजाक उड़ाते रहे कि ये कैसे एटम बम बना सकते हैं, लेकिन बिलाखिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने 1984 में जनरल ज़िया-उल हक से रब्ता किया। यानी उस वक्त तक जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो हैं उनका तख्ता हो चुका था। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को फांसी दी जा चुकी थी और उनका मामला ख़त्म हो चुका था, और अब मौजूद थे जनरल ज़िया-उल हक, और वो ये पाकिस्तान को एटमी सलाहियत बनने के हवाले से जो सहूलियात हैं वो फराहम कर रहे थे। तो जनरल ज़िया-उल हक को रब्ता करके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एक ख़त लिखा, और उस ख़त में बताया कि पाकिस्तान अब एक एटमी कुव्वत बन चुका है। और ये ख़त जो है ये तारीख का हिस्सा भी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है, और जब आप कहेंगे तो एक हफ्ते के नोटिस पे हम एटमी धमाका या उसका तजर्बा करके पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हम एक एटमी कुव्वत हैं। तो इस पर जनरल ज़िया-उल हक ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का माथा चूमा, उनका शुक्रिया अदा किया, और फिर ये भी कहा कि अब हम अपने दुश्मन को बता सकते हैं या मुकाबला कर सकते हैं, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये है वो कहानी जब 1984 में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके नहीं किए थे, एटम बम का तजर्बा नहीं किया था, लेकिन साइंसदानों ने यह क्लेम कर दिया था कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। अब दुनिया उसके बावजूद इसके ऊपर काम करती रही। बहुत सारे आलमी अखबारात में, जरीदों में ये खबरें छपती रहीं कि जनाब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया है। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, खासतौर पे इंडियंस और इंडियन लॉबी जो है वो ये कहते थे नहीं, पाकिस्तान झूठ बोलता है, पाकिस्तान के पास कोई एटमी कुव्वत नहीं है। फिर बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का तजर्बा शुरू किया, और बिलाखिर पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स आ गई जो 1500 किलोमीटर तक या इससे ज़्यादा तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। और इसके बाद ये सलाहियत भी थी कि ये एटम बम को ले जा सकता था। अब इंडिया के लिए परेशानी की बात थी। इंडिया ने पाकिस्तान को दबाने के लिए दोबारा से एटमी धमाके किए, और ये एटमी धमाके उन्होंने किए 98 में। उसके जवाब में पाकिस्तान को एटमी धमाके करने थे। अब 11 मई को इंडिया ने धमाके किए और पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा था। पाकिस्तान के उस वक्त वजीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब। ये बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल थी जैसी आपने थोड़े दिन पहले देखी कि भारत पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक्स करके गया और पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा था। नून लीग के वज़रा ये कह रहे थे कि जी ठीक हो गया, बस वो हमें ना मारे, हम उन्हें नहीं मारते। इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर अवाम एहतजाज कर रही थी। रोजनामा जंग है 22/5/1998 का, यानी 22 मई का है। भारत के धमाकों को 11 दिन गुजर चुके हैं और पाकिस्तान धमाके नहीं कर रहा। उन्होंने कहा 30 मई तक धमाका करो वरना सड़कों पर आ जाएंगे। APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आ गई। ये काजी साहब का अल्टीमेटम, आपको याद होगा जमात इस्लामी के काजी साहब होते थे, ये उनकी बात हो रही है। और उन्होंने कहा एटम बम इस्तेमाल करने का नहीं कह रहे, दिखाने का हथियार है। अमेरिका और रूस में एटमी हथियारों की वजह से ही जंग नहीं हुई। अमेरिकी बुरात लें तो चीन और ईरान समेत दोस्त ममालिक से दूर हो जाएंगे। काजी हुसैन अहमद साहब ने यह भी कहा था कि आप अमेरिकी बुरात लेना चाह रहे हैं,
एटम बम नहीं चलाना चाह रहे, आप ये ना करें। और नवाज शरीफ साहब अमेरिका से मुराद लेना चाह रहे थे, बड़ा पैकेज लेना चाह रहे थे, जिसके लिए इनकी बातचीत चल रही थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब के अपने वुज़रा कह रहे थे। गौहर अयूब साहब जो नवाज शरीफ साहब की टीम का हिस्सा थे, गौहर अयूब साहब पहुंचते हैं वज़ीर आज़म हाउस 28 मई की सुबह, और वो जाकर वहां पे कहते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल है। तो शहबाज शरीफ साहब बताते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है बिल क्लिंटन के साथ, और अगर वो कोई हमें बहुत अच्छा पैकेज देते हैं तो इस सूरत में फिर हम एटमी धमाके नहीं करेंगे। तो इस पे गौहर अयूब साहब ने उन्हें बताया कि जनाब लोड हो चुका है मसाला, अब आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि सिस्टम जब लोड हो गया है तो अब आप वापस नहीं निकाल सकते चीज़ों को, क्योंकि ये पहाड़ के नीचे काफ़ी गहराई में जाकर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। बहरहाल पूरी दुनिया में जनाब पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, फीडर नहीं एटमी धमाका चाहिए। रावलपिंडी में बच्चों का मुजाहरा, अब ये एस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही थी। एस्टेब्लिशमेंट जब चाहती है ना तो रावलपिंडी में इस किस्म के बच्चों के मुजाहरे भी करवा दिए जाते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक धमकी लगाई, ये भी उन्हीं दिनों में हुआ। उन्होंने कहा जी अगर आप एटमी धमाके नहीं करते तो इस सूरत में मैं अपने साथियों समेत इस्तीफा दे दूंगा। ये हालात पैदा हो गए थे पाकिस्तान के कि नवाज शरीफ साहब एटमी धमाका नहीं करना चाह रहे थे, वो अमेरिका से कोई बड़ा पैकेज लेना चाह रहे थे और एटमी धमाका करने से गुरेज कर रहे थे। मियां साहब को सबने बताया कि मियां साहब बेड़ा गर्क हो जाएगा, 2/3 अक्सरियत आपके पास है, अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। तो मियां साहब ने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जो मीडिया के बॉसेज हैं उन सारों को बुला लिया, और उनको बुलाकर उनके सामने मियां साहब ने इस तरीके से प्रेजेंटेशन रखी कि वो भी मायूस हो गए। और उनमें से फिर खड़े हुए मजीद निज़ामी साहब, और उन्होंने खड़े होकर कहा कि मियां साहब हम तो कोई और आपसे बात सुनने आए थे कि आप हमें कोई खुशखबरी सुनाएंगे आज एटमी धमाकों के हवाले से। आप तो किसी और मूड में लगते हैं, आप एटमी धमाका कीजिए वरना कौम आपका धमाका कर देगी। ये तारीखी अल्फाज हैं, ये मजीद निज़ामी साहब अपने मुंह से खुद भी बताते रहे हैं। तो ये मीडिया बॉसेस के सामने बात हुई थी। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कह दिया गौहर अयूब साहब को कि जनाब अगर अच्छा पैकेज मिल गया तो हम धमाके नहीं करेंगे। अब ये सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी अवाम को, उनका दबाव, उस वक्त की जो अपोजिशन लीडरशिप है उनका दबाव, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है, और खास तौर पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी सारी टीम, जिन्होंने ये कहा कि अगर आपने अब एटमी धमाके ना किए तो हम सारे इस्तीफे देकर चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा दबाव था नवाज शरीफ के ऊपर। और फिर उसके बाद मिलाकर 28 मई को पाकिस्तान ने धमाके किए। मियां साहब को कहते थे बटन दबाओ, मियां साहब बटन नहीं दबाएं। कसम भी तो खानी होती है ना जाके अमेरिकन के सामने, मगरबी ममालिक के सामने कि जी मैं तो इसके हक में ही नहीं था, इन्होंने ज़बरदस्ती एटमी धमाके कर दिए, मैं तो फंस गया था बतौर वज़ीर आज़म, मेरा तो फैसला ही नहीं था। अपनी उंगली से बटन को यूं करके दबाएंगे तो वो वीडियो बनेगी, पूरी दुनिया में जाएगी कि नवाज शरीफ ने अपनी उंगली से एटमी धमाका किया, लिहाजा वो रिकॉर्ड मियां साहब ने बनने नहीं दिया और खुद बटन दबाने से गुरेज किया। तो फिर जाके साइंटिस्ट जो है उन्होंने बटन दबाया और फिर एटमी धमाका हो गया। अब जब एटमी धमाका हो गया तो थोड़े अरसे बाद मियां साहब ने अपने खाते में डाल लिया। पब्लिक बड़ी खुश हुई, सियासतदान है ना, उसने कहा जी मौजा ही मौजा, इधर से पैसे नहीं मिले, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मेरी मंशा के खिलाफ काम हो गया, अपने खाते में डाल लो। 84 में बना हुआ बम नवाज शरीफ ने 98 में अपने खाते में डाल लिया। अंदाजा करें आप। और जो बम नवाज शरीफ कभी भी नहीं चलाना चाहता था, जिसका बटन दबाने की भी जरूरत नहीं कर रहा था, वो अपने खाते में डाल लिया मियां साहब ने। अच्छा, कभी इसमें छुट्टी नहीं हुई, ये चलता रहा ऐसे ही कई साल तक, 25 साल 26 साल गुजर गए, कभी छुट्टी नहीं हुई। ये गुज़िश्ता साल से हुकूमत ने इसके ऊपर छुट्टी का ऐलान कर दिया। और गुज़िश्ता साल इसलिए छुट्टी का ऐलान किया था कि इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे और उस दिन केसेस को डिले में डालना था, लिहाजा इन्होंने छुट्टी दे दी। साइफर वाला मामला था, दूसरे मामला थे, तो 1 साल और गुजर गया, बहुत सारे उनमें मामला उड़ गए, फारग हो गए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को, आपको पता है कि आदत है क्रेडिट लेने की। और आज ये अखबार की एक तस्वीर भी आप देख लें, मैं आपके सामने रख देता हूं, ये जरा गौर से देखें आप। इसके अंदर आपको कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं इस अखबार के अंदर। नीचे मियां नवाज शरीफ आपको नजर आ रहा है। जब ये एटमी धमाका हुआ था उस वक्त की गालिबन एक तस्वीर है मियां नवाज शरीफ की, निकाल कर लगाई गई है। नीचे अखबार की कटिंग लगाई गई है, पाकिस्तान ने 5 धमाके कर दिए, एटमी धमाके। बैकग्राउंड में पीछे करके एक फोटो लगाई गई है जुल्फिकार दी भुट्टो की, और नीचे साथ में कुछ लोगों की तस्वीर लगाई गई हैं, बस और कुछ भी नहीं, बस यही दिखाया गया। हालांकि इसहाक खान साहब का एक बड़ा रोल था इसमें, और भी बहुत सारे रोल था लोगों का। जुल्फिकार दी भुट्टो साहब की जो फोटो है वो बैकग्राउंड में ऐसे लगाई गई है कि मुबहम सी नजर आ रही है,
नवाज शरीफ को जरा हाईलाइट किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुल्फिकार जी भुट्टो के अलावा इस पूरी तस्वीर में जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कोई भी या किसी का भी एटमी धमाके से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ वो शख्स जो बटन दबाने से डर रहा था, शहबाज शरीफ वो शख्स जो ये बता रहा था कि हमारी अमेरिका से डील चल रही है, हम बड़ा पैकेज ले लेंगे, और इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इनका कोई ताल्लुक नहीं एटमी धमाके करने से। जो बाकी 3 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं या चेयरमैन चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ हैं, इनका भी कोई ताल्लुक नहीं है साहिर शमशाद साहब का। लेकिन इन सारों की फोटोएं लगी हुई हैं और जिनका ताल्लुक है उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यहां सबसे बड़ा फोटो होना चाहिए था मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर AQ खान का, उनका तस्वीर नहीं है, उन्हें नहीं दिखाया गया। इसके बीच में ज़ियाउल हक का एक किरदार था, नहीं दिखाया गया। जुल्फिकार जी भुट्टो का प्रॉपर किरदार था, नहीं दिखाया गया। बेनज़ीर भुट्टो का किरदार था कि उन्होंने इसको जारी रखा, नहीं दिखाया गया। बल्कि मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, नहीं दिखाया गया। तो ये तरीकाकार है। एक शेर कहा था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, और अपनी हयात के बारे में उन्होंने ऐसे ही कहा था, और बात ठीक है। उन्होंने कहा जी गुजर तो खैर गई तेरी हयात कदीर, गुजर तो खैर गई तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है। हमने इज्जत ही नहीं की अपने मोहसिन की, जो हीरो था पाकिस्तान का, उसकी इज्जत ही नहीं की। पाकिस्तान को जिसने डिलीवर किया ना, पाकिस्तान ने उसको सजा दी है, और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। अब्दुल कदीर खान को टीवी पे बिठा के ज़बरदस्ती उनसे जो है वो करवाया गया एतराफ़ जुर्म, अमरीकी दबाव के ऊपर। एक कमांडो लेट गया उस वक्त का आर्मी चीफ कि अमरीकी दबाव आ गया, और अब्दुल कदीर खान को बाद में हाउस अरेस्ट कर लिया। उनकी सारी ज़िंदगी एक कैदी की तरह गुजार दी, और वो गिला भी करते रहे इस बारे में। और परवेज मुशर्रफ कहते हैं जनाब मुझे बड़ा दुख है इस बात का जो अब्दुल कदीर खान के साथ हम कर रहे हैं। कैसे एक डॉक्टर एटमी राज बेच सकता है? ये तो एस्टेब्लिशमेंट है जो ये सारे काम करती है। उठा के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को निशाने इबरत बना दिया कि तुमने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, हम तुम्हें निशाने इबरत बनाएंगे ताकि आइंदा कोई भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम ना कर सके। इमरान खान जिसने हमेशा पाकिस्तान को डिलीवर किया, मुश्किल तरीन वक्त में इस मुल्क को संभाला, आज रूल ऑफ लॉ के लिए और आवाम की आज़ादी के लिए खड़ा है, उसे निशाने इबरत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना रही है कि जो आदमी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देगा, अच्छा करेगा, उसको नहीं छोड़ना, और जो पाकिस्तान को बेचेगा उसके साथ ये हाथ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। तो इस तस्वीर के अंदर ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, ना प्रॉपर तरीके से जुल्फिकार जी भुट्टो है, ना बेनज़ीर भुट्टो है, ना इसहाक खान साहब है, ना ज़ियाउल हक है। और कौन लोग हैं? ये तमाम वो लोग हैं जिनका इस एटमी धमाके से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान वो वाहिद आदमी था जब परवेज मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ ज्यादतियां की जा रही थी तो उन्होंने इसकी मजम्मत की। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि ये हीरो है पाकिस्तान के, इनकी कदर की जाए, इन्हें कौमी हीरो करार दिया जाए, इनके साथ ज्यादती ना की जाए। तो इमरान खान वाहिद शख्स था जिसने खुलकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का साथ दिया था। ये है नाज़रीन पाकिस्तान के एटमी धमाकों की कहानी। इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज एक ख़ानदान इस सौदे को बेच रहा है। हर चीज़ ही इनके लिए जो है वो सियासत का एक ज़रिया होती है। ये कभी भी इस कौम के बारे में, इस मुल्क के बारे में नहीं सोचते, हर चीज़ को अपने एंगल से सोचते हैं। इमरान खान साहब का नाज़रीन एक स्टेटमेंट आया, मुख्तसर स्टेटमेंट है लेकिन इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जेल में हैं और उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि जेल कवानीन के तहत मेरी अहलिया बुशरा बेगम से हफ्ते में 30 मिनट की एक मुलाकात तय है, लेकिन वो भी कई रोज से नहीं करवाई जा रही। आज भी शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात थी जो नहीं करवाई गई। बुशरा बेगम को 13 माह से सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए कैद में रखा हुआ है, हालांकि इन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। ये कुछ भी कर लें, मैं इनकी फिरौनियत के सामने ना झुकूंगा और ना ही कोई डील करूंगा। ये है वो बात जहां पे आके बड़ी सख्त तकलीफ होती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की फौजी क़यादत को कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि एक सिविलियन, एक ऐसा शख्स जिसे हम कीड़े मकोड़े समझते हैं, कीड़े मकोड़े हैं 20-25 करोड़, इनमें से एक आदमी उठता है, एक कीड़ा मकोड़ा, और वो खड़ा होकर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। वो हमारे सामने कैसे बगावत कर सकता है? वो हमारे सामने कैसे खड़ा हो सकता है? ताकत, बंदूक और डंडा तो हमारे पास है, तो हमारे सामने कैसे खड़ा हो सकता है? ये जो एक रऊनत है ना, ये काबू नहीं आ रही और इमरान खान इसको चैलेंज कर रहा है बार बार। ये है असल प्रॉब्लम।
टाउट्स बेचारे कभी इधर की घुमाते हैं, कभी उधर की घुमाते हैं, बेचारे अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, सौदा बेचते हैं इधर से लाके इधर से लाके। असल बात यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम है कि एक बंदा आकर हमारे सामने खड़ा कैसे हो गया। भाई जब तक हमारे सामने सर नहीं झुकाएगा हम नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है मैं नहीं झुकाता, मैं नहीं झुकूंगा, ना ही कोई डील करूंगा। मेरी सलमान अकरम राजा के लिए खुसूसी हिदायत है कि हाई कोर्ट में जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाए और उसके साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन दायर की जाए। आप तमाम लोग तैयार रहें, जल्द मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। ये जनाब इमरान खान साहब का पैगाम है। उन्होंने नेक्स्ट गियर डाला हुआ है, 4x4 इमरान खान साहब ने इस वक्त लगाया हुआ है और वो चढ़ते ही चले आ रहे हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। जेल के अंदर बैठ के एक आदमी इतना मजबूत कैसे हो सकता है, ये निजाम को भी समझ नहीं आ रही। टाउट्स कह रहे हैं जी फौजी क़यादत इमरान खान से नफरत करती है। फौजी क़यादत कहती है हमारा सियासत में किरदार कोई नहीं है। टाउट्स कह रहे हैं नहीं जी, फौजी क़यादत इमरान खान से नफरत करती है। क़यादत कौन है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं और बाकी भी नाम ले लें जनाब, कौन कौन है। क्या DGISI या पाकिस्तान के जो साहिर शमशाद साहब हैं या बाकी लोग हैं, क्या ये सारी फौजी क़यादत इमरान खान से नफरत करती है? क्या आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं अपने टाउट के जरिए से कि आप इमरान खान से नफरत करते हैं? तो टाउट तो यही कह रहे हैं कि इमरान खान से नफरत करती है पाकिस्तान की फौजी क़यादत, जबकि फौजी क़यादत कहती है जी हमारा सियासत में किरदार कोई नहीं है। तो पहले आपस में फैसला कर लो कि सच कौन बोल रहा है। टाउट सच बोल रहा है या टाउट के जो आका हैं वो सच बोल रहे हैं कि हमारा सियासत में किरदार कोई नहीं है? आपको तनख्वाह नफरत करने के लिए तो नहीं दी जाती, आपको तनख्वाह दी जाती है हिफाजत करने के लिए। अगर एक सरकारी मुलाजिम ये रवैया रखेगा तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात याद रखिएगा। आपको ये हक ही नहीं है कि आप किसी से नफरत करें, आपने सिर्फ ड्यूटी करनी है और वापस जाना है रिटायर होके। ये अवाम का फैसला है कि वो किससे प्यार करती है और किससे नफरत करती है। आज लोग इमरान खान से प्यार करते हैं और जो कोई भी इमरान खान से नफरत करता है लोग उससे नफरत करते हैं। और अगर ये सिलसिला नहीं रोका तो हम एक सर्वे और करवाएंगे और उस सर्वे के अंदर हम ये पूछेंगे लोगों से कि आप किस से ज्यादा नफरत करते हैं और फिर हम ऑप्शंस दे देंगे, क्योंकि नफरत करने का हक मेरी नजर में सिर्फ अवाम को है। फौजी क़यादत को नफरत करने का हक नहीं है, सियासी क़यादत को नफरत करने का हक नहीं है, जो मुल्क के ऊपर ओहदों पे आके बैठ जाते हैं उनको नफरत करने का हक नहीं है। अवाम के पास ये हक है कि वो किसको प्यार करे और किसको नफरत करे। हमने प्यार का थोड़े दिन पहले करवाया था एक सर्वे, बड़ी तकलीफ हुई लोगों को, बड़ी चीखें निकली हैं। तो अगर इन टाउट्स को पट्टा ना डाला ना तो फिर हम नफरत का सर्वे भी करवाएंगे और पूछेंगे कि आप इनमें से ज्यादा नफरत किससे करते हैं, तो फिर लोग बताएंगे कि किससे नफरत करते हैं। नाज़रीन, प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एक एहतजाज किया गया और एहतजाज था फलस्तीनियों के हक में, क्योंकि बड़ा जुल्म हो रहा है, बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं गाजा में। तो गाजा के जो रहने वाले हैं उनके हक में एक एहतजाज का प्लान किया गया। छोटे बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, दीगर अफराद भी थे, उन्हें गिरफ्तार करके कोहसार थाने में बंद कर दिया गया। सेनेटर मुश्ताक साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किए कि ये प्रेस क्लब के सामने गाजा में खातून डॉक्टर अल अंजार के 9 बच्चों की शहादत पर डॉक्टर्स, बच्चों और माओं के लिए ताज़ियती कैंप लगाया गया था ताकि माएँ, बच्चे और डॉक्टर्स अपनी ताज़ियत करें। अब ये पुलिस ने वहाँ पे जनाब फाशिज्म कर दिया, हल्ला बोल दिया, उनको उठाया, गिरफ्तार करके ले गए। क्या फ़लस्तीनियों के लिए ताज़ियती कैंप लगाना कि ताज़ियत आप करना चाह रहे हैं, एक कैंप आप लगा रहे हैं, अफसोस का इजहार है, वो भी मना है। ये जो विजुअल्स है ना नाज़रीन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन मनाजिर को बाकायदा फिल्मा करके देखें, जो गजा के लिए उठता है, जो फ़लस्तीनियों के हक में उठता है या जो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करता है, देखें हम पाकिस्तान में उनको निशान इबरत बनाते हैं। ये वीडियोस मेरे ख्याल में ले जाके अपने आकाओं को दिखाई जाती है कि हमसे ज़्यादा आपका वफादार कोई नहीं है। ये देखिए, हम फ़लस्तीन के हक में उठने वालों को मारते हैं, हम इसराइल की जारहियत के खिलाफ एहतजाज करने वालों को मारते हैं, लिहाजा ये देखिए हम कितने अच्छे लोग हैं, ये देखिए हम आपके कितने वफादार हैं। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड के तौर पे, और अभी जो एक वफद गया था इसराइल, वहाँ पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लोग वो ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइज ताल्लुकात हों और कोई भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त इसराइल के खिलाफ हो। तो ये बातें जनाब हमने सुनी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का एक स्टेटमेंट आया है, सऊदी वली अहद, और उन्होंने इसराइल के बारे में ये कहा कि इसराइल अपनी जारहियत जो कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ उसे बंद करे और आलमी कवानीन की पाबंदी करे।
محمد بن سلمان نے لگاتار اس کے لیے اب کوشش شروع کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جارحیت بند کرے, عالمی قوانین کی وہاں پہ پابندی کی جائے, لیکن ہو نہیں رہا نا. یہ زبانی کلامی ہونا نہیں ہے مجھے جو دکھائی دے رہا ہے. ساری دنیا کو ساتھ دینا پڑے گا اور اسرائیل کو بزور طاقت یا پریشر ڈال کے روکنا پڑے گا, ورنہ فلسطینیوں کا قتل عام ایسے ہی ہوتا رہے گا. اور جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے یا اس سے پہلے جو بائیڈن کی پالیسی تھی اسرائیل کو لے کر, وہ ایک ایسی پالیسی ہے جس میں اسرائیل کو منع نہیں کیا جاتا کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر اٹیک کرے. وہ یہ کہتے ہیں جناب وہ ایک ہی برابر رکھتے ہیں کہ یہاں پہ حماس ہے تو وہاں پہ اسرائیل ہے, تو دونوں کے ٹکراؤ ہے تو اس کے اندر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے اس کو پورٹرے کرتے ہیں. لیکن جو عرب حکمران ہیں انہیں زوردار طریقے سے آواز اٹھانی پڑے گی. محمد بن سلمان نے اب بات کی ہے تو سب کو ان کی آواز میں آواز ملانی چاہیے, پوری دنیا کو اکٹھے ہونا چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے, اور جتنی جلدی ہو فلسطین کے اندر قتل و غارت گیری بند کروانی چاہیے. فلسطینیوں کو ان کے جینے کا حق واپس ملنا چاہیے. ناظرین ایک اور میں آپ کو ویجول میں دیکھ رہا تھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ویجول ہے, میں تو سوچ رہا ہوں کہ آپ کو سنوا ہی دوں تھوڑا سا. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نعرے لگوا رہی ہیں اور نون لیگ کے کارکن جواب کیسے دے رہے ہیں یوم تکبیر کے موقع پر. ذرا یہ آپ سنیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. جواب سننا ہے آپ نے صرف. تین چار بندے ہیں جو زندہ باد کہہ رہے ہیں. ہاں جب یوم تکبیر پہ نعرہ تکبیر بلند کیا تو بہت سارے لوگوں نے کہا زندہ باد, لیکن نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز کے ناموں کے اوپر وہاں پہ کارکن زندہ باد بھی نہیں کہہ رہے. بھائی وہاں پہ 150-200 کارکن تھا تو کم سے کم 150 تو بولتا نا. تو جواب دے رہے ہیں صرف 5-7 کارکن, میکسیمم اتنے ہوں گے جنہوں نے جواب دیا, اور لوگ روٹی چھٹی کھا رہے تھے اور توجہ ساری روٹی چھٹی کی طرف تھی. کارکنوں کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ خاندان ٹبر جو ہے یہ روٹی چھٹی کے چکر میں ہی آیا ہوا ہے یہاں پہ اقتدار میں, اور یہ پیسہ ویسا بنا کے پاکستان سے باہر شفٹ کرتے ہیں. لہذا روٹی کھاؤ, سکون کرو, نعرے لگانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے بھی میاں صاحب نے کسی قسم کا کوئی انقلاب نہیں لانا, نہ میاں صاحب نے کسی قسم کی کوئی انقلابی لڑائی لڑنی ہے. بلے کا نشان ناظرین چھیننے کا معاملہ ابھی تک پاکستان کی عدلیہ کے گلے میں اٹکا ہوا ہے. کبھی وہ پی ٹی آئی کو الزام دیتے ہیں, کبھی وہ الیکشن کمیشن کو الزام دیتے ہیں, کبھی وہ کسی اور کو الزام دیتے ہیں. عدلیہ کے گلے سے یہ معاملہ اتر نہیں رہا. اس پہ بات کروں گا اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.